आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। हेलो, गुड इवनिंग। गुरुवार का दिन, जून की पहली तारीख और आज का दिन भर लेकर मैं हाजिर हूँ जमशेद कमर सिद्दीकी। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवानों के समर्थन में आज पूरे देश में आंदोलन और प्रदर्शन का ऐलान किया गया था। मुजफ्फरनगर में खाप महापंचायत बुलाई गई। ये लड़ाई लड़ जाएगी, ये खाप पंचायत लड़कियां ये हारेंगी नहीं। तो इस महापंचायत में आज क्या हुआ, आंदोलन को आगे बढ़ाने की क्या रणनीति तैयार की गई है, दिन भर की शुरुआत इसी से करेंगे। दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में कुछ आरोपी सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गए हैं। क्या इससे आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ेंगी, जानेंगे। राज्य में फैले हुए तनाव के बीच केंद्रीय मंत्री अमित शाह सूबे के 3 दिवसीय यात्रा पर थे। आज उनका ये दौरा खत्म हुआ, तो इसका हासिल क्या रहा, क्या स्टेप्स उठाए गए और इन सब से ग्राउंड पर हालात कितने सुधरे और कितने सुधरेंगे, ये जानेंगे। और देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ अपने फैसलों और टिप्पणियों के चलते अक्सर चर्चा में रहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी खूब ट्रोलिंग हो रही है। कौन लोग हैं इसके पीछे और उनके निशाने पर चीफ जस्टिस क्यों हैं, ये भी पता करेंगे। आखिर में भौचक भी आएगा, मगर पहले सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस कुमार केशव से। शुक्रिया जमशेद। पहलवानों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन ने मुजफ्फरनगर में की महापंचायत, कल कुरुक्षेत्र में आंदोलन के भविष्य पर फैसला। ब्रजभूषण सिंह मामले पर राष्ट्रपति और गृह मंत्री से मिलेंगे खाप प्रतिनिधि। रेसलर्स के मेडल गंगा में बहाने की बजाय उनकी नीलामी का प्रस्ताव। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ तमिलनाडु के सीएम स्टालिन से अरविंद केजरीवाल ने की मुलाकात, बीजेपी पर साधा निशाना। बिहार में ड्यूटी से पिछले 1 साल से लापता 60 सरकारी डॉक्टर्स को शोकॉज नोटिस जारी। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। गिरोह के 3 लोग 17 लाख की ड्रग्स के साथ पकड़े गए। झारखंड के गुमला में सुरक्षा बलों के साथ हुई नक्सलियों की मुठभेड़, मारा गया 2 लाख का इनामी अपराधी राजेश। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में तैनात कमांडो प्रमोद रावत ने की खुदकुशी। और साक्षी हत्याकांड के आरोपी साहिल की पुलिस रिमांड कोर्ट ने 3 दिन और बढ़ाई। यह है दिन भर। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। कुश्ती संघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवानों के समर्थन में आज दिल्ली, यूपी और हरियाणा में जगह जगह प्रोटेस्ट हुए। एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया। भारतीय किसान यूनियन के नेता और खाप चौधरी नरेश टिकैत ने आज पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत बुलाई। इसमें 4 राज्यों के खाप चौधरी पहुंचे और पहलवानों के मुद्दे पर आगे की रणनीति भी तय हुई। उधर ब्रजभूषण शरण सिंह ने गोंडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कुछ पुरानी बातें दोहराईं और पहलवानों की मंशा पर सवाल भी उठाए। किसान नेताओं के बयान और खाप पंचायतों के आयोजन पर भी इशारे में उन्होंने कहा, पहले इनकी कुछ डिमांड थी, बाद में इनकी कुछ डिमांड हुई। लगातार ये अपनी शर्तों को और अपनी भाषा को बदलने का काम कर रहे हैं। रहा सवाल आप कि फला क्या कह रहे हैं, फला पंचायत हो रही है, फला क्या कह रहे हैं, भाई मुझसे क्या लेना देना है। दूसरी तरफ हरियाणा के बलाली गांव से बिलोंग करने वाले द्रोणाचार्य अवार्ड विनर पूर्व पहलवान महावीर सिंह फोगाट ने कहा कि बेटियों की हालत देखी नहीं जा रही है और देश के लोग मौजूदा सरकार को वैसे ही निकाल देंगे जैसे अंग्रेजों को भगाया था। वैसे महावीर फोगाट और उनकी बेटी बबीता फोगाट ने 2019 में बीजेपी भी ज्वाइन की थी। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज इस मसले पर कहा कि अब तक हमने खिलाड़ियों की सभी मांगें मानी हैं और वो मामले को संवेदनशील तरीके से देख रहे हैं। वापस लौटते हैं आज के महापंचायत पर और चलते हैं मुजफ्फरनगर के सोरम गांव, जहां खापों का जुटान हुआ था। आज तक रेडियो रिपोर्टर श्रेया चैटर्जी वहां मौजूद थीं। मैंने उनसे बात की और पूछा कि महापंचायत में कहां-कहां से लोग आए थे और पहलवानों के समर्थन में मंच से क्या बातें कही गई। देखिए, जब जो खिलाड़ी है वो हर की पौड़ी घाट पहुंचे थे उत्तराखंड में अपनी मरूद को बहाने के लिए, हमने देखा था कि नरेश टिकैत वहां पहुंचे, उनसे उनकी मरूद छीन ली और कहा कि 5 दिन का समय दीजिए, हम आगे की रणनीति और सलाह मशवरा करेंगे कि क्या किया जाए। इस विषय के बाद हमने देखा कि नरेश टिकैत ने बलियान खाप का कॉल दिया था कि सारे जो खाप लीडर्स हैं, सारे जो चौधरीज हैं, वो सारे आए मुजफ्फरनगर के सोमनाथ गांव में
मिलके बातचीत करें। तो आज की जो महापंचायत में करीबन 35 से ज्यादा हमने खाप के जो चौधरी है वो आए, वो बातचीत रखे और उसके बाद राकेश टिकैत और नरेश टिकैत भी वहीं पे मौजूद थे। उन्होंने सलाह मशवरा किया, कई प्रपोजल सामने आई है, लेकिन आगे की जो रणनीति है वो कल कुरुक्षेत्र में महापंचायत होगी। उसके बाद ही जो फाइनल जो डिसीजन है वो अनाउंस करने की फैसला लिया गया है। श्रेया, आंदोलन के लिए आगे की जो रणनीति तय हुई है, क्या यहाँ से और ये आंदोलन जोर पकड़ेगा? देखिए, कहीं ना कहीं जो हम अभी देख रहे हैं वो है कि कैसे जो खिलाड़ियों की प्रदर्शन की जो प्रोटेस्ट था वो अब सिर्फ खिलाड़ियों का नहीं रहा। एक तरीके से जो खाप है उनकी बहुत ज्यादा इससे प्रभावता पड़ रहा है और इसका कारण ये भी है कि जो कुश्ती जो खेल है वो कहीं ना कहीं जो गांव होते हैं उनमें खाप्स की बहुत बड़ा प्रभाव रहता है इन खिलाड़ियों पर। और इसी कारण हमने पहले दिन से देखा था कि कई खाप जो नेता हैं वो खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रहे थे और खिलाड़ी भी उनसे इस बारे में सलाह मशवरा कर रहे थे। तो आगे हम देख सकते हैं कि कुरुक्षेत्र में महापंचायत होगी और कई महापंचायत होने की चर्चा है, लेकिन समय का जो टाइम फ्रेम भी है वो भी 5 दिन का है, क्योंकि नरेश टिकैत को सिर्फ 5 दिन का टाइम दिया था खिलाड़ियों ने कि 5 दिन बाद वो फिर हर की पौड़ी लौटेंगे और अपना मेडल गंगा में बहा देंगे। तो इसी 5 दिन में वो फैसला लेंगे। कुछ प्रपोजल्स जैसे कि सामने आए हैं वो है कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर से जैसे किसान आंदोलन के टाइम पे उन्होंने दिल्ली को घेर कर दिया था वो करेंगे, या तो अगर वो भी नहीं हुआ वो जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति है उन्हें लिखेंगे, होम मिनिस्टर हैं उन्हें लिखेंगे, कंट्री वाइड प्रोटेस्ट करेंगे। तो कई ऐसे जो सुझाव आए हैं कई खास के चौधरी से, लेकिन ये सारी चीज पे विमर्श करके कल जो कुरुक्षेत्र में महापंचायत होगी, कहा जा रहा है कि उसके बाद ये फैसला वहां से घोषणा की जाएगी। अच्छा, ये महाभारत कल कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंच रही है, क्या हरियाणा की राजनीति पर भी इसका कोई असर देखती हैं आप श्रेया? क्या बीजेपी को कोई सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता है इससे? देखिए, बिल्कुल मुजफ्फरनगर की महापंचायत हमेशा बहुत ही ज्यादा अहम रहता है और ये वो एक खास जगह है जहाँ पे हमने देखा है कि इतिहास रहा है कि यहाँ के महापंचायत से की गई जो फैसले होते हैं वो सारे जो खास होते हैं उसका पालन करते हैं। हालांकि इस बार बहुत ही समझौते के तहत ये डिसीजन लिया गया है कि वो मुजफ्फरनगर से ऐलान नहीं करेंगे, वो कुरुक्षेत्र से ऐलान करेंगे। तो बिल्कुल हम इसे कह सकते हैं कि एक सियासी दबाव भी है हरियाणा पे, क्योंकि ये एक कोशिश भी है एक ही सत्ता परिवर्तन का। तो हम कह सकते हैं कि ये एक दबाव भी है, सियासी एक खेल भी चल रहा है और ये भी एक कारण है क्योंकि जो कितने भी कुछ जो खिलाड़ी हैं वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। कई ऐसे बात भी पिछले कई दिनों से कही गई थी कि सिर्फ एक परिवार का ये लड़ाई है, बाकी जो हरियाणा के अन्य खाप है वो इस लड़ाई में शामिल नहीं है। तो कहीं ना कहीं कोशिश ये भी रहेगी कि और जो खाप जो हरियाणा के हैं उनकी भी एक शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश कल कुरुक्षेत्र में रहेगी और इसी कारण कल की जो महापंचायत है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोनों ही पक्ष आगे की स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं। 5 जून को ब्रजभूषण सिंह अयोध्या में जन चेतना महारैली कर रहे हैं और इधर किसान यूनियन और खाप पंचायतों का आयोजन हो रहा है। बहुत शुक्रिया श्रेया चैटर्जी। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। परसों दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। अब इस मामले में एक और आरोपी शरथ रेड्डी ने सरकारी गवाह बनने की बात कही है। दिल्ली की कोर्ट ने शरथ रेड्डी के सरकारी गवाह बनने की याचिका स्वीकार कर ली है। इससे पहले एक और आरोपी दिनेश अरोड़ा ने भी कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वो सरकारी गवाह बनने को तैयार है। तो पहले तो ये जानते हैं कि ये दोनों लोग हैं कौन और इन पर किस तरह के आरोप लगे थे और ये सरकारी गवाह बनने को क्यों तैयार हुए, पूछा मैंने आज तक रेडियो की लीगल कॉरेस्पॉन्डेंट अनीशा माथुर से। दिल्ली का जो शराब घोटाले की जो एलिगेशंस हैं उसमें सीबीआई और ईडी दोनों ही एजेंसियां जो हैं ये इस बात की जांच कर रही है कि क्या दिल्ली की शराब नीति को किसी को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर बदला गया और क्या उस नीति को बदलने में कोई करप्शन हुई है। अब इस मामले में कई जो बिजनेसमैन हैं, लिकर कंपनीज के जो लोग हैं, उनको भी बतौर अभियुक्त दिखाया गया था सीबीआई और ईडी के द्वारा और उनमें से एक है हैदराबाद बेस्ड बिजनेसमैन पी शरद चंद्र रेड्डी, जो कि हैदराबाद के औरबिंदो फार्मा कंपनी के प्रमोटर हैं और शराब के धंधे में भी वो इन्वॉल्व हैं। उनको आज उनकी जो याचिका थी कि वो ईडी के मामले में अप्रूवर यानी कि प्रोसिक्यूशन के
विटनेस बनने को तैयार है, यानी कि वो ईडी के लिए गवाही देने को तैयार हो गए और उस याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने मोहर लगा दी है। ईडी के केस में उनको अरेस्ट भी किया गया। 9 मई को जाकर उनको लगभग 3-4 महीना अरेस्ट होने के बाद, जेल में रहने के बाद बेल मिली थी और आज उनको अप्रूवर बना दिया गया है और कोर्ट ने उनके खिलाफ जो आरोप थे उनको भी अब रद्द कर दिया, क्योंकि वो अब प्रोसिक्यूशन की तरफ से बतौर विटनेस आएंगे। जब तक वो ईडी के साथ कोऑपरेट करेंगे तब तक उनके खिलाफ केस जो है वो नहीं चलाया जाएगा। अब शरद रेड्डी के खिलाफ ये आरोप था ईडी का कि इस शरद रेड्डी जो पूरी कंस्पिरेसी है, जो पूरा प्लान है, उसमें इन्वॉल्व थे। अलग-अलग बिजनेस के ओनर्स के साथ, अलग-अलग पॉलिटिशियंस के साथ उनकी मीटिंग्स हुई हैं। जो अनफेयर मार्केट प्रैक्टिसेस रही हैं, यानी कि जो लिकर कंपनियों ने जिस तरह से अपना काम निकाला है, उस पूरी प्रक्रिया में शरद रेड्डी का पूरा हाथ बताया था ईडी ने और चार्जशीट में ये भी कहा था कि शरद रेड्डी जो है, जो साउथ कार्टेल जो कहा जा रहा है कि साउथ इंडिया की कुछ शराब की कंपनियां हैं, जिन्होंने साथ मिलकर इस तरह से टेंडर प्रोसेस को चेंज करवाया, बदलवाया, ताकि उनको सबसे ज्यादा दिल्ली में शराब बेचने की जो मार्केट है, शराब की जो मार्केट है, उसका हिस्सा उनको सबसे ज्यादा मिल जाए। दूसरा नाम जो बतौर अप्रूवर आया था, वो था दिनेश अरोड़ा का। उनके खिलाफ भी इसी तरह के आरोप थे कि वो इस पूरे स्कैम में इन्वॉल्व थे, कई लोगों के साथ मीटिंग्स में वो रहे। तो अब ये देखना होगा किस तरह से शरद रेड्डी और दिनेश अरोड़ा जो अपनी स्टेटमेंट्स देते हैं, वो किस तरह से सीबीआई और ईडी के काम आएगी। अनीशा, क्या इनके सरकारी गवाह बनने से मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और क्या सुप्रीम कोर्ट में जो जमानत याचिका वो डालने वाले हैं उस पर भी कोई असर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल मनीष सिसोदिया जो कि अभी भी जेल में है फिलहाल इस केस में, क्योंकि याद रखिएगा ईडी की जो चार्जशीट है उसमें अब शरद रेड्डी जो अब तक एक मुख्य अभियुक्त थे, एक मुख्य आरोपी थे, अब वो ईडी के गवाह बन गए हैं। तो जो भी आरोप या जो भी सबूत ईडी को चाहिए थे मनीष सिसोदिया के खिलाफ या बाकी आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, जाहिर सी बात है कि ईडी अब ये उम्मीद रहेगी कि शरद रेड्डी से या दिनेश अरोड़ा से उनके खिलाफ सबूत मिले तो मनीष सिसोदिया के लिए आगे भी राह थोड़ी और मुश्किल होगी। तो जाहिर सी बात है, जब एक और अप्रूवर अब आ गया है जिसने अपनी याचिका में ही यही कहा है कि उनको अपनी जान का खतरा लग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो एजेंट मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट के सामने जब भी जाते हैं तब जरूर ये दलील देंगे कि उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए, उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। पिछली बार कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी पर भी विवाद हुआ था। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर मैन हैंडलिंग का आरोप भी लगाया था। इस पर कोर्ट ने क्या संज्ञान लिया है? मनीष सिसोदिया की पेशी को लेकर जो इस वक्त पेचीदगी उठी है वो ये है कि दिल्ली पुलिस की ये दलील थी, जब भी मनीष सिसोदिया को फिजिकली यानी कि कोर्ट में पेश किया जाता है तब उनके सपोर्टर्स वो बहुत ज्यादा हंगामा मचाते हैं और कोर्ट के अंदर भी बहुत ज्यादा हंगामा हो जाता है, जो कि कोर्ट में नहीं होना चाहिए। हालांकि सिसोदिया की तरफ से ये एक कंप्लेंट दी गई है और ये हमने वीडियोस में भी देखा, जो 23 मई को सुनवाई हुई थी आखिरी, कि जब मीडिया कर्मी अपना कैमरा ऑन करके कोर्ट में मनीष सिसोदिया से सवाल कर रहे थे, तब एक पुलिस कर्मी ने मनीष सिसोदिया को गर्दन के पीछे से पकड़कर आगे धक्का दे दिया था। जिस कोर्ट के सामने जो है अब मनीष सिसोदिया ने एक याचिका डाली है कि उनको पुलिस वालों ने उनके साथ बदसलूकी की थी, मैन हैंडल किया गया था, जबकि पुलिस वालों की ये दलील थी कि सपोर्टर्स की वजह से सारा हंगामा हुआ। मजे की बात ये कि जज एमके नागपाल साहब ने आज ये ऑर्डर किया है कि मनीष सिसोदिया को फिजिकली यानी कि प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में नहीं पेश किया जाएगा, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से या कोर्ट के लॉकअप से ही कोर्ट के सामने पेश होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। हालांकि उन वकीलों ने इस बात का विरोध किया। उन्होंने ये कहा कि अगर उनको सामने नहीं लाया गया तो पुलिसकर्मी जो पीठ पीछे उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं और भी कुछ कर सकते हैं। जज साहब ने फिलहाल सिर्फ इतना ही कहा है कि अगली सुनवाई तक उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही पेश किया जाएगा और तब तक उनको जिनसे वकीलों से मिलना है या परिवार से बात करनी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और फोन के जरिए ही होगी। तो ईडी और सीबीआई दोनों इस मामले की जांच कर रहे हैं। पिछले दिनों सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की थी। इसके बाद कोर्ट में सिसोदिया समेत दूसरे आरोपियों को कल पेश होने को कहा गया है। शुक्रिया अनीशा माथुर। देश का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर करीब 1 महीना पहले भड़की जातीय हिंसा की आग से अब तक उबर नहीं पाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
29 मई को हिंसा प्रभावित राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर इम्फाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हिंसा के चलते पैदा हुई स्थिति का आकलन किया और शांति बहाली के लिए कई बैठकें भी की। आज उनके इस दौरे का आखिरी दिन था और उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सभी मणिपुर वासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी पक्षपात और भेदभाव के बगैर हिंसा के मूल तक जाकर आने वाले समय में कभी हिंसा न हो, इस प्रकार की एक न्यूट्रल जांच और दोषियों को दंडित करने की कार्यवाही की। तो मणिपुर में सुरक्षा और शांति व्यवस्था की बहाली को लेकर गृह मंत्री ने क्या बड़े ऐलान किए, पूछा मैंने इम्फाल में मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर इंद्रजीत कुंडू से। सबसे बड़ा जो हेडलाइन आज अमित शाह के प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल के आया वो ये है कि कौन जिम्मेदार है। उसके लिए अमित शाह ने सीधा सीधा मणिपुर हाई कोर्ट के एक डिसीजन को ठहराया है जिम्मेदार, ये कहते हुए कि वो जो डिसीजन आया था जिसमें ये कहा गया था सरकार को देखने के लिए कि यहाँ की जो डोमिनेंट कम्युनिटी है या जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, मेते कम्युनिटी, उनकी जो डिमांड है कि उनको स्केड्यूल्ड ट्राइब का तगमा दे दिया जाए, उसको सरकार को देखना चाहिए। तो इसको लेके कुकी कम्युनिटी भड़क गई और उसके बाद दोनों कम्युनिटी के बीच में आपसी रंजिश शुरू हो गई, उसके बाद तनाव शुरू हो गया। तो अमित शाह ने सीधा सीधा ये कहते हुए कहा कि अगर हाई कोर्ट की वो ऑर्डर जल्दबाजी में दी गई ऑर्डर, उसके वजह से ये हुआ है। उसके बाद अमित शाह ने काफी सारे ऐसे अनाउंसमेंट किए ताकि पीस रिस्टोर और नॉर्मलसी रिस्टोर हो पाए। उन्होंने 6 ऐसे जो FIR है, हालांकि बहुत सारे केसेस हुए हैं इस पिछले 1 महीने के वायलेंस के दौरान, लेकिन उसमें से 6 सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सीरियस जो केस है वो केस उन्होंने CBI को सौंप दिया और ये कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की निगरानी में CBI उसकी जांच करेगी। और ओवरऑल जो वायलेंस हुआ है मणिपुर में पिछले 1 महीने में, जिसमें 70 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, उसकी तफ्तीश करने के लिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक जांच कमेटी बिठाई गई है, जिस जांच कमेटी को हेड करेगा मणिपुर हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज, जो सिक्योरिटी एडवाइजर रखा गया है मणिपुर सरकार का, पूर्व CRPF DG कुलदीप सिंह। उनकी निगरानी में एक इंटर एजेंसी कॉमन कमांड जिसमें आर्मी, CRPF, पैरामिलिट्री और मणिपुर पुलिस के अफसर होंगे, जो एक साथ मिलके सिक्योरिटी सिचुएशन को काबू में लाने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ ये कहा गया है कि जब तक पीस रिस्टोर नहीं हो रहा है तब तक शायद इंटरनेट बैन यहाँ पे लागू रहेगा। तो काफी सारे कदम उन्होंने अनाउंस किया है। 5 लाख केंद्र सरकार, राज्य सरकार देगी जो लोगों की जिंदगी चली गई है उनको, और एक पीस कमेटी बनाने की बात की गई है जिसको हेड करेंगे राज्य के राज्यपाल, और उस कमेटी में हर एक स्टेक होल्डर जो हैं, जो इन्वॉल्व हैं, कुकी कम्युनिटी के जो लोग हैं, सिविल सोसाइटी, मेती कम्युनिटी के सिविल सोसाइटी, इन सबको मिला के एक कमेटी बनाया जाएगा जो लोग कोशिश करेंगे हल ढूंढने की किस तरह से यहाँ पे शांति वापस लाया जा सके मणिपुर में। इंद्रजीत, अमित शाह पिछले 3 दिनों से वहां कैंप कर रहे हैं, बैठकों का कई दौर चला है, आज ये अनाउंसमेंट भी उन्होंने किया है, इस सब का कितना असर आपको ग्राउंड पर दिखा? मैंने दोनों ही कम्युनिटी से बात की। ये कहना गलत होगा कि दोनों ही कम्युनिटी बहुत खुश है अमित शाह के जो आज उन्होंने जो अनाउंसमेंट किए हैं उनसे, क्योंकि हर एक कम्युनिटी का डिमांड अलग है और उनका जो चाहत है वो भी अलग है। तो सब चाहते हैं कि उनकी जो मांग है उसको पूरी कर दी जाए, लेकिन कहीं न कहीं से एक स्टार्ट है। और अगर निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो जिस तरह का हिंसक वारदात पिछले 4-5 दिन पहले भी देखने को मिल रहा था मणिपुर में, वो कम हुई है, कम होती हुई दिख रही है। और पिछले 48 घंटे में, मतलब जब तक अमित शाह खुद थे मणिपुर में, उस तरह का बहुत बड़ा कोई हिंसक वारदात नहीं हुआ, कोई जान की नुकसान नहीं हुई। हालांकि छुटपुट घटनाएं, उनकी रिपोर्ट्स आती रही हैं, लेकिन इसका एक सीधा सीधा असर एडमिनिस्ट्रेशन और जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उन पर जरूर आया है। खुद गृह मंत्री का यहाँ पे आना और यहाँ पे 3 दिन रहना, अब देखना ये इम्पोर्टेंट है, जरूरी है कि जिस तरह का उन्होंने एडवाइजरी वो देके गए हैं मणिपुर सरकार को, और एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल सरकारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर यहाँ पे रहेंगे पूरे चीज को मॉनिटर करने के लिए। रेस्क्यू और रिलीफ वर्क भी चल रही है, बहुत सारे कई हजार लोग रिलीफ कैंप में, शेल्टर हाउस में रह रहे हैं। क्या वो वापस जा पाएंगे अपने अपने घर, ये बहुत एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है।
क्योंकि जिस तरह का मिसट्रस्ट और जिस तरह का हालात यहाँ पे अभी बनी हुई है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो मैं कह सकता हूँ कि अमित शाह का दौरा सक्सेसफुल रहा अभी के लिए, क्योंकि जब तक वो थे तब तक वैसी कोई बड़ी घटना देखने को नहीं मिली है। मणिपुर में अभी हालात कैसे हैं? आम लोगों को किस तरह की परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है? देखिए, ये अभी ऐसा एक हालात यहाँ पे बना हुआ है जहाँ पे सुबह 4 या 5 घंटे हर दिन कर्फ्यू रिलैक्स किया जाता है 11 बजे तक, और लोग जाते हैं अपना जो एसेंशियल कमोडिटीज है वो खरीदने के लिए। पूरे देश को शायद पता ना हो कि किस तरह की दिक्कतें यहाँ पे लोगों को चल रही है, लेकिन आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आलू यहाँ 80 रुपए किलो बिक रहा है। अगर आपको पेट्रोल लेना है, पेट्रोल पंप के बाहर बहुत लंबा लाइन होता है और हर कोई को पेट्रोल एक्सेस नहीं हो रहा है, तो लोग फोर्स्ड हैं बाहर से ब्लैक में पेट्रोल खरीदने के लिए। पेट्रोल 150 से 300 रुपए लीटर बिक रहा है। तो इस तरह की परिस्थिति हो चुकी है। एटीएम के बाहर लंबी कतारें हैं। तो इस परिस्थिति में लोगों का दिन गुजारा हो रहा है, और स्कूल कॉलेज ये सब बंद है, तो जो एजुकेशन है वो बहुत बुरी तरह से सफर कर रही है। और जो लोग काम करते हैं, स्पेशली जो लोग वर्क फ्रॉम होम करने की कोशिश करते हैं या आईटी सेक्टर में काम करते हैं, वो काम नहीं कर पा रहे क्योंकि इंटरनेट सर्विस बिल्कुल बंद है। तो जब तक नॉर्मल सी रिस्टोर नहीं होती है, जो नॉर्मल जनजीवन है वो वापस नहीं आ सकता। तो मणिपुर में अभी इंटरनेट पर पाबंदी कायम रहेगी। 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव सिंह को राज्य का नया डीजीपी बनाया गया है। शुक्रिया इंद्रजीत कुंडू। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। देश के 50वें चीफ जस्टिस के तौर पर उनका नाम सामने आने के बाद से ही वो लगातार चर्चा में बने हुए हैं। बड़े बड़े केसों में सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणियों के चलते वो सोशल मीडिया पर भी बहस के केंद्र में अक्सर पाए जाते हैं और अक्सर ट्रोलर्स के निशाने पर भी होते हैं। एक सुनवाई के दौरान उन्होंने ये जिक्र भी किया था कि जज अपवाद नहीं हैं और वो भी ट्रोलिंग के शिकार हैं। मार्च महीने में विपक्षी खेमे के 13 सांसदों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखकर शिकायत भी की थी कि चीफ जस्टिस के पीछे एक बड़ी ट्रोल आर्मी पड़ी हुई है और ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एसोसिएट प्रोफेसर जॉयजीत पॉल ने सीजेआई की ट्रोलिंग के मसले पर ट्विटर को खंगाला और इसे सही पाया। मैंने उनसे जाना कि कौन लोग हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बेखौफ होकर ट्रोल कर रहे हैं। हमने मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी के बारे में जो भी ट्वीट्स आए हैं इस साल के शुरुआत से लेकर अप्रैल महीने के अंत तक, इन्हें हमने कलेक्ट किए तो करीब 7.5 लाख ट्वीट्स मिले इनमें। और हम ये देख सकते हैं कि ये ज्यादातर ट्वीट्स जो है मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ ही है। और जहां तक आप देख सकते हैं कि जो राजनेता है तो वो कुछ खास मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ नहीं कहते, अगर कहते तो थोड़ा घुमा फिरा के कहते, लेकिन जो डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स है वो खुल्लम खुल्ला उन पे वार करते हैं। तो जो राजनेता है, ज्यादातर जो विपक्ष के राजनेता है वो मुख्य न्यायाधीश के पक्ष में है। वो ये कहते हैं कि मुख्य न्यायाधीश जो है लोगों के हक संभालते हैं, और जहां तक हो सके जो बात पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हो रही है उन बातों को डिस्कस करने की कोशिश में लोग मुख्य न्यायाधीश का नाम उठाते हैं। एक उदाहरण है कि अडानी की जो बात है, इस पे विपक्ष काफी कोशिश कर रही है कि इस पर चर्चा हो, और ये चर्चा जब सरकार की ओर से ना हो तो विपक्ष कोशिश करती है, जहां पर कांग्रेस कोशिश करती है कि इस बात को मुख्य न्यायाधीश के सामने लाया जाए ताकि मुख्य न्यायाधीश कुछ न कुछ कहे इस बारे में। तो ये कोशिश है कि जो इंस्टीट्यूशंस पे जो विपक्ष का भरोसा जिससे उठ चुका है, उस इंस्टीट्यूशंस के बजाय लोग विपक्ष मुख्य न्यायाधीश के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक ये है ये जो बातें हैं ये ट्वीट्स मुख्य न्यायाधीश के पक्ष में है, और उनके खिलाफ जो ट्वीट्स है वो काफी हद तक उनके काफी जजमेंट्स के बारे में है। तो मुख्य न्यायाधीश जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो समलैंगिक विवाह के पक्ष में है और उसके खिलाफ काफी ट्वीट्स दिखाई देते हैं। फिर वो कई बार स्टेटमेंट्स बनाते हैं आजादी के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, किस तरह से ऑनलाइन ट्रोलिंग है इसके बारे में मुख्य न्यायाधीश कभी कभार बात कह देते हैं, और इसके खिलाफ भी काफी ट्वीट्स आती है। तो आप देख सकते हैं कि जब भी उनकी कोई खास जजमेंट निकले या तो फिर वो कोई पब्लिक स्टेटमेंट बनाए, उस वक्त मुख्य न्यायाधीश के बारे में काफी ट्वीट्स निकलते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ के लिए किए गए इन ट्वीट्स की भाषा कैसी है और किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उनके खिलाफ हो रहा है? तो एक खास चीज है, वोक कह के एक शब्द है अंग्रेजी में,
और ये वो ज्यादातर एक लिबरल के बारे में कहा जाता है, और ये कॉमन यूज में तो ये थोड़ी बहुत जिसके बारे में कहा जा रहा है उसकी बेइज्जती करने की कोशिश है, तो उनके बारे में उन्हें वोक बहुत कहा जाता है। और ये ज्यादातर वही लोग कहते हैं जो मुख्य न्यायाधीश के विचारधारा के खिलाफ। और ये जो शब्द है इसकी शुरुआत आप देख सकते हैं तब से है जब मुख्य न्यायाधीश, उन्हें फेमिनिस्ट भी कहा जाता है, और ये मेंस राइट्स एक्टिविस्ट बोल के एक ग्रुप है जो ये देखते हैं कि ज्यादातर कोर्ट केसेस वगैरह में औरत का ज्यादा पक्ष लिया जाता है मर्द के खिलाफ। और मुख्य न्यायाधीश को ऐसा एक इनके सारे जजमेंट्स जो है माना जाता है कि ये महिला के पक्ष में ही है, और इसीलिए इस साल भर से ये जो मेंस राइट्स एक्टिविस्ट है, जो ऑनलाइन मेंस राइट्स एक्टिविस्ट है, ये डीवाई चंद्रचूड के खिलाफ काफी बार ऑनलाइन ट्रोलिंग कर चुके हैं। तो ये जो एंटी फेमिनिस्ट ग्रुप है, तो ये लोग काफी बार चंद्रचूड को फेमिनिस्ट कहते हैं, लेकिन उसे इंसल्ट करने की कोशिश में। दूसरी बात है कि इन्हें नेपोटिस्ट कहा जाता है, और नेपोटिस्ट है इसीलिए क्योंकि उनके भी पिता मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। और तीसरी जो चीज है उनके खिलाफ इस्तेमाल की जाती है वो है एंटी हिंदू, क्योंकि कई बार उनके कुछ जजमेंट्स को ऐसे माना जाता है कि वो हिंदू के खिलाफ है। एक तो सबरीमाला जजमेंट है, दूसरी बात है कि ये जो समलैंगिक विवाह है इसे भी हिंदू ट्रेडिशन के खिलाफ कई बार लोग मानते हैं। तो ये 3 मेन ब्लॉक से, एक है एंटी हिंदू, दूसरा है वोक या तो फेमिनिस्ट, और तीसरा है नेपोटिस्टिक। ये 3 बात कई बार इनके खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। अच्छा जॉयजीत, पिछले कुछ महीने में जिस तरह के फैसले आए हैं सुप्रीम कोर्ट से, चाहे वो दिल्ली और केंद्र सरकार वाला मामला हो या महाराष्ट्र में सरकार गिराने वाला, या और भी जिन अहम केसों में सुनवाई चल रही है, क्या उसको लेकर चीफ जस्टिस पर ज्यादा निशाना साधा जा रहा है? क्या कोई ऐसा पैटर्न आप देखते हैं? नहीं, जो सबसे बड़ी चेंज है पैटर्न में वो है कि मार्च में जो इलेक्शन कमीशन के बारे में जो उनकी जजमेंट थी, उसके पहले चीफ जस्टिस के खिलाफ जो भी लिखा जाता था वो ज्यादातर कल्चरल बातें होती थी कि ये हमारे ट्रेडिशन से थोड़े दूर है वगैरह वगैरह। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाली जो जजमेंट थी उसके बाद ये बहुत पॉलिटिकल बन गई कि ये जो चीफ जस्टिस है ये अपने दायरे के बाहर आ रहे हैं कि नहीं। फिर वो उद्धव ठाकरे वाली जजमेंट थी जहां पर उन्होंने सवाल पूछे कि ये क्यों ये पार्टनरशिप टूट गई वगैरह वगैरह। तो अब जो है उनके खिलाफ एक आप देख सकते हैं कि कल्चरल बातें हैं वो जैसे कि फेमिनिस्ट वगैरह, और दूसरी जो चीज है ये अपने जगह से बाहर हिल रहे कि नहीं, कि ये जो कुछ जजमेंट्स कर रहे हैं ये जजमेंट्स जो है ये पॉलिटिकल जजमेंट्स है या कि कोर्ट के जजमेंट्स है। तो ये किसका हक है इसमें कि प्राइम मिनिस्टर और पार्टी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रखने का हक है या जुडिशरी को रखने का हक है। तो इस मार्च के बाद आप देखते हैं कि ये ज्यादातर पॉलिटिकल हो चुके हैं। तो चीफ जस्टिस के खिलाफ भी जबरदस्त ट्रोलिंग चल रही ट्विटर पर। शुक्रिया जॉयजीत पॉल। और अब आज की भौचक खबर लेकर स्टूडियो में आ गए हैं कुलदीप मिश्र। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए कि आपने छत्तीसगढ़ के एक फूड इंस्पेक्टर साहब की कारस्तानी के बारे में सुना ही था, जिसमें उन्होंने अपना मोबाइल डैम में गिरने पर कई लाख लीटर पानी खाली करवा लिया था। मोबाइल प्रेम की गाथा में वो साहब अब ऑल इंडिया द्वितीय रैंक पर आ गए हैं, क्योंकि प्रथम स्थान हासिल कर लिया है बिहार के हाजीपुर की एक महिला ने। नाम है सबा खातून। ये वो हैं जिन्होंने मोबाइल के प्रेम में अपने पति इलियास को छोड़ दिया। आरोप तो यही है। बात इसलिए और भी हैरान करती है क्योंकि अभी शादी को सिर्फ 15 ही दिन हुए थे। ठीक से इलियास की पन्नी भी नहीं उतरी होगी, लेकिन सबा खातून उसे छोड़कर चली गई, ये कहते हुए कि हम इनके साथ नहीं रह पाएंगे क्योंकि ये हमें मोबाइल इस्तेमाल करने से रोकते हैं। इलियास साहब का कहना है कि सबा खातून सुबह सोकर उठते ही मिचमिचाती आंखों से मोबाइल तलाशती थी, उसके बाद ही कुछ देखती सुनती थी। फिर उसके बाद वो मोबाइल उनके हाथ से सिर्फ वॉशरूम जाते वक्त छूटता था। वो आरोप लगाते हुए कहते हैं कि सबा पूरे दिन इतना इंस्टाग्राम चलाती है कि कभी मुझे उनसे बात करनी हो तो उनको इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजना पड़ता है, व्हाट्सएप देखती नहीं, और इसीलिए मैंने उन्हें टोका। जबकि दूसरी साइड की थ्योरी ये है कि सबा का मानना है कि वो सिर्फ सोशल होने के लिए और जागरूक नागरिक बनने के लिए थोड़ा बहुत वक्त सोशल मीडिया को देती है।
पर इलियास और उनका परिवार उन्हें टोकता है। सबा ने अपने घर वालों को ये बात बताई तो घर वाले ससुराल पहुंच गए और बात बात में बात आगे बढ़ गई। इलियास पर सबा के भाई ने बंदूक तान दी। मामला लालगंज थाने पहुंच गया। पुलिस ने हथियार बरामद भी कर लिया। सदर के पुलिस अधिकारी ओम प्रकाश ने आज तक रेडियो से बातचीत में कहा कि दोनों के बीच मोबाइल को लेकर झगड़े की शुरुआत हुई, जो बाद में बढ़ती हुई बंदूक तानने तक पहुंच गई। अभी मामले की जांच की जा रही है, लेकिन सबा खातून ने कह दिया है कि उन्हें मोबाइल के मामले में टोका टाकी पसंद नहीं है। वो अपने घर वालों के साथ अपना मोबाइल लेकर मायके लौट गई हैं। कुलदीप मिश्र, आज तक रेडियो। तो आज के दिन भर को यहीं ब्रेक देते हैं। हमारे शो आपको कैसे लग रहे हैं हमें बताइएगा जरूर radio@aajtak.com पर। अब तो व्हाट्सएप नंबर भी है जहां आप बता सकते हैं 9953323303। हमारे पॉडकास्ट आज तक रेडियो के पेज के अलावा आपको स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक, जियो सावन पर भी मिलेंगे। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है कुमार केशव ने, साउंड मिक्सिंग है अमृत रेजी की। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।